Hello and welcome back everyone. This is Mohammad Sahbaz Alam and you are watching Ramadan Tutorial, your door to the future. आज के क्लास में हम लोग करने वाले हैं लाइट का ये फर्स्ट पार्ट है। इसमें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के तहत हम लोग आज डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन इन प्लेन मिरर, जो कि हमारा सिलेबस के पार्ट नहीं होते हुए भी रिफ्लेक्शन के बारे में जानना ज़रूरी है। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे कर्व्ड सरफेस पे और कर्व्ड सरफेस पे रिफ्लेक्शन के बारे में जानेंगे। अगर हम लोगों ने रिफ्लेक्शन कंप्लीट कर लिया तो इस टोटल लाइट के टोटल 5 और 6 पार्ट्स होने वाले हैं, जिसमें से ये फर्स्ट पार्ट होगा। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में जानते हैं। पहला पॉइंट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को मुख्यतः हम लोग दो भागों में देखने वाले हैं। द फर्स्ट पार्ट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज बीइंग रिफ्लेक्शन ऑन प्लेन सरफेस, ठीक है, जो हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। लेकिन रिफ्लेक्शन ऑन स्फेरिकल मिरर जो हमारे सिलेबस में है, उसे डिस्कस करने के लिए हमें चाहिए कि हम पहले रिफ्लेक्शन इन प्लेन मिरर को समझ लें। अगर रिफ्लेक्शन इन प्लेन मिरर समझा हुआ है तो हमें बहुत हेल्प मिलेगा कि हम रिफ्लेक्शन इन स्फेरिकल मिरर को समझ पाएँ। रिफ्लेक्शन इन स्फेरिकल मिरर आज के क्लास में कंप्लीट हो जाएगा ऐसा नहीं है, इसमें बहुत सारे सब पार्ट्स डिवाइडेड हैं जिनको कवर करने में काफ़ी वक्त लगेगा। शुरू करते हैं आज के पहले टॉपिक के साथ, जिसमें डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्शन के प्लेन मिरर पर। प्लेन मिरर में रिफ्लेक्शन कैसा होता है, तो देखिए, जब भी ये मैं एक रे ऑफ लाइट कंसीडर करता हूँ जो आ रही है, इसे हम लोग कहते हैं आपतित, इंसिडेंट रे। और जब वो टकराती है किसी एक सरफेस से, मान लेते हैं ये हमारा सरफेस है, तो टकराने के बाद वो जब जाती है तो इसे हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, परावर्तित किरण। तो इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड, ये जो मैंने बीच में लाइन खींची है, इस लाइन को हम लोग कहते हैं, इस लाइन का अपना नाम है, इसे कहा जाता है नॉर्मल। इसे क्या कहते हैं? नॉर्मल। तो हम लोगों ने 3 तरह के रे का नाम सुना। ये हो गया इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड, ओके, और ये है नॉर्मल। इसी के बेस पर हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को, ठीक है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में हम लोगों ने पढ़ा था इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज ऑन अ सेम प्लेन। तीनों एक ही प्लेन के ऊपर है या नहीं है? क्लियर। दूसरा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के 2 लॉज में से ये फर्स्ट लॉ था कि ये तीनों एक ही सरफेस पे होंगे, और दूसरा जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रहा है, यानी ये एंगल, इसे हम लोग कहते हैं इंसिडेंट एंगल, और इसी तरह से नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्टेड एंगल जो एंगल बना रहा है उसे कहते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल। तो सेकेंड लॉ कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर इक्वल। इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल का मान कितना होगा? इक्वल। सिंपल तरीके से अगर ये 30 है तो ये कितना होगा? 30। समझ आ गया? तो हम लोगों ने 2 चीज़ें पढ़ी, 2 लॉज पढ़े। ये लॉज किस पर पढ़े? एक प्लेन सरफेस के ऊपर में रिफ्लेक्शन कैसे होता है उसके ऊपर। लेकिन हमारे सिलेबस में प्लेन सरफेस के ऊपर में रिफ्लेक्शन नहीं स्टडी करना है। आज का हमारा स्टडी प्लेन सरफेस के ऊपर नहीं बल्कि स्फेरिकल सरफेस के ऊपर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हम लोगों को मेनली पढ़ना है स्फेरिकल सरफेस, उसके बारे में कैसे उसका कंस्ट्रक्शन होता है एंड ऑल दैट शुरू करें। बोर्ड पे आप एक सर्कल देख पा रहे हैं और इस सर्कल का एक सेंटर है, राइट। यहां मैं आपको समझाना चाहूंगा, बोर्ड पे जो आप सर्कल देख पा रहे हैं वो कोई सर्कल नहीं है, वो एक स्फीयर है। स्फीयर और सर्कल में क्या डिफरेंस है, तो एग्जांपल से समझाना चाहता हूं। कॉपी में अगर मैं आपको बोलूंगा गोल करो तो वो एक सर्कल बनेगा, लेकिन जब आप एक फुटबॉल को देखते हो तो फुटबॉल आपके सामने एक स्फीयर का एग्जाम्पल है, वो गोल है, राइट, लेकिन वो गोल दूसरे गोल से डिफरेंट है। जो हम लोग सर्कल ड्रॉ करते हैं उससे डिफरेंट है, क्योंकि वो 3D शेप है। तो 2D शेप में आता है सर्कल और 3D शेप में आता है स्फीयर। स्फीयर को जब भी हम लोग 2D में ड्रॉ करते हैं वो हमेशा एक सर्कल ही शो करता है। क्लियर है? तो हमारे पास एक सर्कल दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली ये कोई सर्कल नहीं है, ये है एक स्फीयर। अब उस स्फीयर को मैं ऐसे कट करता हूँ, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब मैं मान लेता हूँ कि ये स्फीयर ग्लास का बना हुआ है, मैंने ग्लास का एक स्फीयर लिया और मैंने उसे ऐसे कट किया। तो ग्लास के स्फीयर को जब आप कट करोगे तो कट करने के बाद आपको एक पोर्शन काट के मिलेगा, उसके पीछे की तरफ में आप कर दो कोटिंग, तो आपको सामने की तरफ मिरर दिखेगा ना। सही, मैं वही कोटिंग करने बोल रहा हूँ जो कि प्लेन मिरर में होता है। प्लेन मिरर आप लोगों ने देखा है घर पे, प्लेन मिरर के अगर पीछे की तरफ घुमा के देखोगे तो एक कोटिंग की रहती है ना, ठीक है।
तो एक कोटिंग होती है जिसकी वजह से सामने में प्लेन सरफेस बनता है जिस पर आप अपना चेहरा देख पाते हो। उसी तरह की अगर कोटिंग मैं एक ग्लास के स्फीयर को कट करता हूं और उसके पीछे की तरफ मैं कोटिंग कर देता हूं, तो उस ग्लास के स्फीयर पे आप अपना फेस देख पाओगे। पर ये मिरर क्या प्लेन मिरर जैसा होगा? नहीं, ये हो जाएगा स्फेरिकल मिरर। और स्फेरिकल मिरर को आप ऐसे देख सकते हो, और अगर कहीं आपने उसके अंदर में प्लेटिंग कर दी तो आप बाहर की तरफ अपना फेस देख पाते हो। तो क्या दिखता है कि जो आपका स्फेयर बनता है वो दो तरह से बन सकता है, यानी कि दिए गए शेप के बाहर की तरफ कोटिंग करके आप इस तरफ देख सकते हो, और इसके इस तरफ कोटिंग करके आप इस तरफ देख सकते हो। इस तरह आपको ये पता चलेगा कि स्फेयर, जो स्फेरिकल मिरर्स हम लोगों ने सीखा है वो दो तरह के होते हैं। स्फेरिकल मिरर दो तरह के होते हैं, ये बात समझ लेना जरूरी शुरुआत में ही है, क्योंकि मिरर कैसे बना ये जान लिए। आप लोगों ने एक बड़ा सा स्फेयर लिया, उसे कट किया, कट करके उसमें से निकाला एक ग्लास का पार्ट, उसे आपने प्लेटिंग कर दी, कोटिंग कर दी, कोटिंग के बाद आपको मिल गया एक स्फेयर। ये स्फेयर दो तरह के होते हैं। अब इट्स नॉट अ सिंपल कलर, जिस तरह से हम लोग एक सिंपल कलर देखते हैं वो एक सिंपल कलर से नहीं होगा काम। यहाँ पर ये कलरिंग दूसरे के तरह की कलरिंग होती है, ठीक है। तो ये एक स्पेशल तरह का पेंट होता है जो उस पर किया जाता है, जिसके वजह से वो एक सिंपल सा ग्लास जो है वो एक कन्वर्ट हो पाता है एक मिरर में। क्लियर है? तो अब हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो हो गया हमारे पास कि हमारे पास जो मिरर है वो दो तरह के हो गए। स्फेरिकल मिरर जो है वो दो तरह के हो गए। एक कौन सा हुआ? ये जिसमें बाहर की तरफ प्लेटिंग हुआ, एक अंदर की तरफ। लेकिन इन दोनों को इस तरह से बाहर की तरह से प्लेटिंग और अंदर तरह से प्लेटिंग ऐसे नहीं बुलाते, इन दोनों का अपना नाम है, ठीक है। क्या नाम है? देखिए, इस प्लेटिंग की खासियत यह है कि इसमें जो भी रेज ऑफ लाइट आएंगे वो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो जाएंगे। इस तरह के हम लोग मिरर्स को कहते हैं कन्वर्जिंग मिरर, और इस तरह के मिरर को हम लोग कहते हैं डाइवर्जिंग मिरर, ठीक है। इसमें रेज ऑफ लाइट कभी भी आके इंटरसेक्ट नहीं करते। तो ये हो गया डाइवर्जिंग। तो हमारे पास मिरर दो तरह के हुए, कन्वर्जिंग मिरर और डाइवर्जिंग मिरर। लेकिन कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग भी वो नाम नहीं है जिससे बुलाया जाता है। हम इन्हें बुलाते हैं कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर। दो नाम है, कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर। अब याद रखिए, ये क्वेश्चंस भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि इस मिरर को, मतलब कन्वेक्स मिरर को कन्वर्जिंग मिरर क्यों कहते हैं। तो सिंपल सा इसका आंसर है। इसका आंसर यह है कि चूंकि इस मिरर में जितने रेज ऑफ लाइट आते हैं वो सब एक जगह पर कन्वर्ज हो जाते हैं, इसलिए हम लोग उसे कन्वर्जिंग कहते हैं। क्लियर? इस तरह की क्वेश्चंस का डिस्कशन हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड है। बहुत ही इजी सा कंसेप्ट है, तो आपको इजीली समझ में आएगा। डाइवर्जिंग मिरर के केस में वो हमेशा डाइवर्ज कर जाते हैं, यानी कभी भी वो इंटरसेक्ट नहीं करते, वो एक पॉइंट पे आके मीट नहीं करते, डाइवर्ज कर जाते हैं, यानी कभी भी मीट नहीं करते, इसलिए हम लोग उसे कहते हैं डाइवर्जिंग मिरर। तो कन्वर्जिंग मिरर, डाइवर्जिंग मिरर का कंसेप्ट क्लियर हो गया? क्लियर है? अब हम लोग अगर इसे और आगे बढ़ाएं और जानें, तो हम लोगों को ये जानना है कि एक जो हमारे पास मिरर बन के आ रहा है स्फेरिकल मिरर, उसके मुख्यतः कितने पार्ट्स हैं, कितने भाग हैं। तो अब हमारा डिस्कशन होगा कि हम लोग एक मिरर खोज के निकालेंगे और उस मिरर में कितने डिफरेंट पार्ट्स के बारे में जानेंगे। तो देखिए, मिरर जो मैंने काट के निकाला है वो किसी एक सर्टेन दिए गए स्फीयर से काट के निकाला है। तो मैं स्फीयर के उस स्फेरिकल पार्ट को बाद दे देता हूँ, ठीक है। मैंने स्फेरिकल पार्ट को बाद दे दिया, पर जब स्फीयर है तो उसका एक सेंटर होगा। उस सेंटर को हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसे क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। स्फीयर आपने लिया है, तो इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से स्फीयर पे जो आप दूरी निकालोगे, जो डिस्टेंस निकालोगे, चाहे वो यहाँ निकालो या किसी भी जगह पर निकालो, इस डिस्टेंस को ऑलवेज ही इक्वल रहता है, जिसे हम लोग रेडियस कहते हैं। तो अब ये कहलाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब इसे क्या कहेंगे? तो सेंटर ऑफ कर्वेचर समझ आया, रेडियस ऑफ कर्वेचर समझ में आया। अब मैं आपको इस स्फेरिकल मिरर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट दिखाना चाहता हूं। आप कोटिंग बाहर की तरफ करो या कोटिंग अंदर की तरफ करो, कहीं भी करो, स्फेरिकल मिरर जो बनेगा इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है, इस स्फीयर का ठीक मिड लेंथ में एक पॉइंट मिलेगा। उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं पोल। क्या कहते हैं? ध्रुव, पोल। क्लियर हुआ? कितनी चीजें हुई? तीन, सेंटर, रेडियस एंड पोल। सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड पोल। इसके अलावा हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बाकी है। मैं आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूं। वो स्ट्रेट लाइन ऐसा है कि वो सेंटर से क्रॉस कर रहा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर को फॉलो करते हुए पोल से होते हुए निकल जाएगा। पता है, ये एक काइंड ऑफ एक्सिस फॉर्म करेगा जिसे हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस।
इसे क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। तो टोटल कितनी चीजें हो गई? 4। पहला हो गया हम लोगों का सेंटर ऑफ कर्वेचर, दूसरा रेडियस ऑफ कर्वेचर, फिर निकालें पोल, और हम लोगों ने फिर एक ऐसा रे ऑफ लाइट ड्रॉ किया जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजर रहा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर को फॉलो कर रहा है, पोल से निकल जा रहा है। उस स्ट्रेट लाइन को हम लोग कहते हैं एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर? तो फाइनली हमारे पास ये जो 4 पार्ट निकल के आए, ये 4 पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, ये 4 पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। इन 4 पार्ट्स के बाद फाइनली आप लोगों को पता चल गया होगा एक लेंस के, एक मतलब लेंस नहीं, अभी हम लोग मिरर पढ़ रहे हैं, एक मिरर के 4 मोर इंपॉर्टेंट पार्ट्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 पार्ट्स के बाद हम लोग इसके और 2 पार्ट्स को जानेंगे, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा एडवांस होना पड़ेगा। वो एडवांस क्या है? थोड़ा एडवांसमेंट के लिए मैं आपको चीज़ें सिखा रहा हूँ, उसे सुनिए और समझिए। देखिए, एक रे ऑफ लाइट जब जाती है, अगर मैं उसे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले लूँ तो उसकी एक खासियत है। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में मैंने एक स्ट्रेट लाइन ली। अब ये जब आके यहाँ टकरा रही है, तो टकराने के बाद ये एक मिरर है, तो मिरर पे रिफ्लेक्शन का लॉ फॉलो करेगी। रिफ्लेक्शन के लॉ को फॉलो करके जब वो ऐसे निकलेगी, तो आपको पता है ना, यहाँ पर अगर आप एक नॉर्मल ड्रॉ करो तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होगा। इसे मेंटेन करके वो इस तरह से रिफ्लेक्ट होके आएगी, और आते वक्त वो प्रिंसिपल एक्सिस को कहीं ना कहीं पर कट करके चले जाएगी। इस पॉइंट को हम कहते हैं फोकस। इस पॉइंट को क्या कहते हैं? फोकस। और फोकस से पोल के बीच का जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को कहते हैं फोकल लेंथ। क्या कहते हैं? फोकल लेंथ, फोकल दूरी। हिंदी में फोकल दूरी कहते हैं, फोकस को फोकस ही कहते हैं। तो टोटल मिला के कितने पार्ट हो गए? 6। पहला सेंटर ऑफ कर्वेचर, दूसरा रेडियस ऑफ कर्वेचर, तीसरा पोल, चौथा प्रिंसिपल एक्सिस, फिफ्थ फोकस, और सिक्स्थ फोकल लेंथ। ये 6 चीज़ें जो मैंने आपको बताई, ये 6 चीज़ें आपके जहन में बैठ जानी चाहिए। अगर आपको ये सारी चीज़ें पता हो गई हैं तो इस चैप्टर को आप एडवांस कर सकते हो, इस चैप्टर को आगे पढ़ सकते हो। वरना इस चीज़ के बिना अगर मैं इस चैप्टर को आगे पढ़ाऊँ, आप लोगों के लिए पूरा बेकार होगा। इस पार्ट तक कंप्लीट करने के बाद आपको पता है कि दर्पण यानी जो लेंस, जो मिरर है, वो 2 तरह के होते हैं, उत्तल और अवतल, यानी कि कन्वेक्स और कनकेव। इतनी दूर तक आपको सारी बातें पता चल चुकी हैं। पार्ट जो होगा वो होगा कि मैं आपको जो करके बताऊंगा, फोकस दूरी, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर, इन दोनों के बीच में एक रिलेशन है। रिलेशन क्या है? फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर, इन दोनों के बीच एक रिलेशन है। रिलेशन क्या है? रिलेशन कहता है फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है, या फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ का 2 गुना होता है। यानी कि अगर मैं आपको बता दूं कि आपका फोकल लेंथ यानी फोकस से पोल की दूरी 4 सेंटीमीटर है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा? 8। न्यूमेरिकली ये क्वेश्चन बनाना बड़ा आसान है। अपार्ट फ्रॉम दिस कि अगर आप इसे न्यूमेरिकली सक रहे हो, एक टाइप का क्वेश्चन है जो हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप न्यूमेरिकली इस क्वेश्चन को सक रहे हो, प्रूव करो दैट फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। यानी कि फोकल लेंथ को स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर को कैपिटल आर से। सो एफ इज इक्वल्स टू r/2 या r इज इक्वल्स टू 2f। इसे प्रूव करो। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस सेक्शन में, इस चैप्टर में। हम मिलेंगे अपने अगले क्लास में, जहां पर हम r इज इक्वल्स टू 2f को प्रूव करेंगे। क्लियर है? तो हमारे अगले क्लास का मेन टारगेट है r इज इक्वल्स टू 2f प्रूव करना। आई होप कि आप लोगों को हमारी सीरीज़ के बारे में आइडिया मिल गया है। तो आप हमारे हर एक सीरीज़ के वीडियोस को एक एक करके फॉलो कर सकते हैं, जिससे आपको समझ में आएगा कौन सी चीज़ कब किसके बाद पढ़नी है। क्लियर है? मेरा नाम है मोहम्मद शाहबाज आलम। आप हैं रमदान ट्यूटोरियल में। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले क्लास में।